हेलो गाइस, वेलकम टू के आर केमिस्ट्री। आप सब लोग क्लास 10th के वीडियो के लिए बोल रहे थे, तो मैं क्लास 10th का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला चैप्टर ही स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग जान लेते हैं कि पढ़ना क्या है। तो हमको देखिए केमिकल रिएक्शन नाम ही पता है, मतलब हमको केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, और केमिकल इक्वेशन हमको केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि फिजिकल रिएक्शन क्या होते हैं, या उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस समझते हैं। फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज क्या है, चलिए इसको समझते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना। ऐसा नहीं है कि कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, केवल इसमें क्या होता है, स्टेट चेंज होने लगते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आइस, तो आइस क्या है, आइस वाटर है, H2O ही आइस होता है। और इसको हम आइस को जब मेल्टिंग करवाते हैं, ये जब मेल्ट होने लगता है तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, और ये लिक्विड H2O हो जाता है। मतलब तभी फार्मूला उसका यही है। लेकिन यही बाद में अगर इसको हम टेम्परेचर दे दें और ये इवेपोरेट कर जाए, इवेपोरेशन हो जाए यहाँ पे, तो इवेपोरेशन से ये क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। और ये वेपर का फार्मूला भी क्या होगा, H2O। तो आप बताओ क्या कोई नया चीज़ बन रहा है, नहीं ना। इसमें केवल किसका चेंजेस हो रहा है, H2O का। H2O आइस में, H2O लिक्विड में, H2O वेपर में, केवल इसका स्टेट चेंज हो रहा था। जहाँ ये सॉलिड था और ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और ये क्या हो गया है, वेपर, मतलब गैसियस स्टेट में हो गया। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी टाइप से अगर वेपर को हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन होता है अगर, तो ये वेपर फिर से लिक्विडिफाइड हो जाता है। और अगर हम इसको क्या करते हैं, सॉलिडिफिकेशन करते हैं, सॉलिड में आता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, तो ये लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर मान लीजिए इस पर प्रेशर लगाया जाए और वेपर किस में, लिक्विड में चला जाए, और लिक्विड किस में, वाटर में चला जाए, तो या तो यहाँ से मेल्टिंग होगा, जिसमें मेल्ट करके लिक्विड में चला जाएगा, और वह वेपराइज होके वेपर में चला जाता है। तो इसको चेंजेस कहते हैं क्या, केवल उसका फेज चेंज हो रहा है। ये भी हो सकता है कि यह गैस लिक्विड में जाए और लिक्विड फिर से कहाँ चला जाए, सॉलिड में जाए। तो अगर गैस लिक्विड में जाता है तो इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और अगर लिक्विड कहाँ चला जाता है, वाटर में जाता है, तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो ये टाइप से वाटर जो होता है डिफरेंट टेम्परेचर पे अपने आप को चेंज करता रहता है, जिससे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेज में क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन देखिए फार्मूला उसका वाटर ही होता है, कोई नया सब्सटेंस बनता नहीं है। इसलिए ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या है। आपको नोट्स अगर बनाना है तो आप नोट बना लीजिए, और अगर नोट चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दिए, सर हमको नोट चाहिए। आप हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7607053720। आप मुझे बता दीजिएगा कि सर मुझे नोट चाहिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पे 7607053720। मैं आपको नोट सेंड कर दूँगा उस पर, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस होता क्या है, फिजिकल चेंजेस होने का मतलब होता है, हमने पहले आपको बोला सच प्रोसेस इन विच नो केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। तो हम बोलेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई भी नया सब्सटेंस, नो न्यू केमिकल लिख ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई नया केमिकल सब्सटेंस इसमें नहीं बनता, उस चीज़ को बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपको समझा दिया हूँ। जैसे आप मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। दूसरी बात मैं करूँ तो आइस अगर मेल्ट करता है, लिक्विड होता है, तो उसको बोलेंगे क्या, दूसरा मतलब इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर या तो इवेपोरेट कर जाए। तीसरा हम बोल देंगे उसको क्या, आइस बन भी सकता है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ आइस, या आइस बन भी सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको देखते हैं कि फिजिकल चेंजेज है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको कांटेक्ट में मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, या मुझे सीधे पूछ सकते हैं आप कमेंट में लिख के, ठीक है।
उसके बाद अब ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, अब हम जाएंगे केमिकल चेंजेज की बात करेंगे। अच्छा, इस रिएक्शन को फिजिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं बेसिकली। अगर ये बोलें कि सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म नोन एज फिजिकल चेंजेज एंड द रिएक्शन विच विल प्रोसीड इन नोन एज फिजिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगला क्या, केमिकल चेंजेस की बात करेंगे या केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो जरा देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं या केमिकल चेंजेज क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंजेस पे। केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज क्या होता है? अगर हमने आपको पहले ही बात बोला कि फिजिकल रिएक्शन, देखिए उसको बोलते हैं, हिंदी वाला अगर कभी देख रहे हैं वीडियो तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक बदलाव, चेंज माने बदलाव, ठीक है। तो केमिकल चेंज का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक जो ओल्ड सब्सटेंस या मतलब पुराना सब्सटेंस है आपका, या उसको ओरिजिनल सब्सटेंस बोलते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस से एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, केमिकल सब्सटेंस में चेंजेस है, न्यू केमिकल सब्सटेंस बनने लगे तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो फिर से समझिए, इसको हम डिफाइन भी कर दे रहे हैं, सच प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल substance is formed, new chemical substance is formed is known as chemical changes। उसको क्या बोलेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं इज कॉल्ड केमिकल, आप 60 में मत लिखिएगा, आप CALLED लिखिएगा, केमिकल चेंज, क्योंकि नंबर आपको 60 में लिखने में नहीं मिलेगा, ठीक है। केमिकल चेंज और रिएक्शन जो प्रोसीड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो उसको आगे अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें केमिकल रिएक्शन को, तो हम बोलेंगे, यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल चेंज की बात हो गई है। केमिकल रिएक्शन का मतलब द प्रोसेस इन्वॉल्विंग, द प्रोसेस कोई ऐसा प्रोसेस है इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज, ठीक है। कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो आपको मैंने केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, दोनों चीज़ों को बता दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, ठीक। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं, इसमें पहला एग्जाम्पल, चला ये बताइए, सारे लोग खाना बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें चेंजेस आते हैं कि नहीं, और उसमें क्या होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस आप जो लिए रहते हैं उस ओरिजिनल सब्सटेंस से क्या होता है, न्यू सब्सटेंस में जाता है। आप दाल पकाते हैं, आप चावल पकाते हैं, तो वो सारे का सारा चेंज कैसे हो रहा है, केमिकली चेंज हो रहे हैं। तो उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑफ फूड कैसा रिएक्शन है, वो केमिकल चेंजेज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। हम लोग जब सांस लेते हैं ना, रिस्पायरेशन, तो इसमें क्या ऑक्सीजन जाता है और अंदर जो होता है फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे न्यू सब्सटेंस फिर से बनते हैं, रिलीज होते हैं, CO2 रिलीज होता है। इस टाइप से रिस्पायरेशन भी क्या होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल चेंजेज होते हैं। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ आपसे फर्मेंटेशन की, फर्मेंटेशन का मतलब समझिए, आप क्या करते हैं, दूध को रख देते हैं और दूध से जब दही बनने लगती है तो उसमें बैसिलस लैक्टी नामक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं उसको। तो अब वो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, दूध को फर्मेंट कर देता है, जिसके कारण दूध से दही बनता है। इसी टाइप से जो गन्ने का जूस होता है उससे सिरका बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो प्रोसेस होती है, मतलब फर्मेंटेशन, मैं केवल फर्मेंटेशन लिख दे रहा हूँ। तो फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है, किसी का फर्मेंटेशन हो वो कैसा होता है, केमिकल चेंजेज होता है या केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट चीज़, किसी भी चीज़ को जलाया जाए तो उस चीज़ के जलाने से नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम मान लीजिए कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, कोयला जलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, या मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है। मतलब बर्निंग ऑफ कोल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है। तो बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ किसी भी सब्सटेंस को जलाएंगे तो कुछ नया सब्सटेंस निकलेगा उसमें से। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ बर्निंग ऑफ एथिल अल्कोहल, अगर मैं एथिल अल्कोहल को जलाता हूँ या सीधे बोलूँ पेट्रोल को जलाता हूँ, जब पेट्रोल बर्न करता है, पेट्रोल जलता है तो उसमें क्या निकलता है, वाटर निकलता है।
तो अगर मैं आपको कहूँ बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, इसमें से वाटर निकलता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये भी कैसा चेंजेस है, ये भी आपका केमिकल चेंजेस है। उसके बाद मैं और भी आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ध्यान दीजिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप क्या करते हैं, आयरन को देखिएगा, जब आप आयरन के पीस को रख देते हैं तो आयरन के पीस में कुछ समय बाद रस्ट हो जाता है, जिसके कारण ये आयरन का पीस जो होता है बेकार हो जाता है, पूरा ये खोखला हो जाता है एक हिसाब से। और ये पहले ग्रेइश कलर का होता है, ग्रेइश, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है किससे, ब्राउन कलर में, ठीक है। ये जब रस्ट बन जाता है ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी कैसा चेंजेज है, केमिकल चेंजेज होता है। उसके बाद अगर मैं अगला बात करता हूँ तो अगला होता है हमारा, जैसे मिल्क को आप रखे हैं ना और गर्म मतलब मौसम है, गर्मी में अक्सर देखिएगा मिल्क क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, पूरी फर्मेंट नहीं हो पाती है और दही नहीं बन पाता, उसके बाद मिल्क खट्टा हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, सॉरिंग ऑफ मिल्क इन समर, गर्मी के मौसम में ऐसा होता है इसलिए समर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वो मिल्क का खट्टा होना भी कैसा चेंजेज है, केमिकल चेंजेज होता है, ठीक है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं। एसिड एंड बेस ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी क्या है, केमिकल चेंज। जैसे अगर आपको HCl का रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो HCl और NaOH मिलकर NaCl प्लस वाटर बनाएंगे। तो देखिए ये एसिड था, ये बेस था, लेकिन ये साल्ट बन गया, ये वाटर, तो आखिर नया सब्सटेंस बना। तो ये भी होता है केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिला। फिर अगला अगर हम देखें डिसोल्यूशन ऑफ वाटर, अगर आप क्या करते हैं, चीनी को डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, सॉरी, अगर हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी अपना अस्तित्व खो जाता है। जो सॉलिड फॉर्म का जो चीनी होता है वो क्या करता है, पूरा सोल्यूशन कैसा हो गया, क्योंकि चीनी कैसा था, चीनी मीठा था और पानी कैसा था, पानी मतलब कोई स्वाद नहीं था, टेस्टलेस था, लेकिन जब चीनी उसमें घुल गया तो वो क्या न्यू सब्सटेंस बन चुका है ना। और पूरी की पूरी चीनी क्या पूरी की पूरी जो शरबत बनी हुई है, मिक्सचर बना हुआ, कैसा हो गया है, मीठा स्वीट हो गया। तो जो शुगर हुआ डिसोल्यूट हो गया, पूरा का पूरा एक नया सब्सटेंस बना लिया, इसलिए ये भी कैसा चेंजेस होता है, ये भी केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है। अगर हम रिएक्शन अगर बात करते हैं इसमें, तो हम इसमें ये कह सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ कई सारे हैं, बर्निंग ऑफ Mg मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद राख मिलती है, ये ऐसा है कि व्हाइट एस प्रोड्यूस करता है। तो वो भी कैसा चेंजेस होता है, वो भी केमिकल चेंजेस होता है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दिया कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, फिजिकल रिएक्शन क्या होते हैं, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं अगला टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ। कितने टॉपिक कवर होते हैं देखते हैं आज। अब हम बात करते हैं इनमें कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट व्हाट इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स लिख देते हैं। रिएक्टेंट का मतलब जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस लिए जाते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको अभिकारक बोलते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स का मतलब होता है द केमिकल सब्सटेंस टेकन इन ओरिजिनली आर कॉल्ड द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस टेकन ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनली। तो जो ओरिजिनल रूप से केमिकल सब्सटेंस लिए जाते हैं, द केमिकल सब्सटेंस टेकन ओरिजिनली आर कॉल्ड रिएक्टेंट, उसको हम बोलते हैं क्या है, रिएक्टेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट की, व्हाट इज प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिसको उत्पाद बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं, हिंदी में उत्पाद बोलते हैं, रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक बोलते हैं। अगर हिंदी वाले देख रहे होंगे चैनल को तो आप भी समझ सकते हैं अभिकारक क्या, उत्पाद क्या है। प्रोडक्ट का मतलब देखिए, केमिकल सब्सटेंस टेकन ओरिजिनली आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का मतलब द न्यू सब्सटेंस जो नए सब्सटेंस बनेंगे, द न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड जो क्या होते हैं, बनते हैं बाय केमिकल चेंजेस कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम, प्रोडक्ट। उसको हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, कॉल्ड प्रोडक्ट। उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट और इसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट बताया, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बताया। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसा सुनिए, आप क्या करें, कार्बन को जलाइए, मतलब कोक को जलाइए। तो कोक को जब जलाएंगे तो कार्बन के साथ वो कोक तभी जगेगा जब ऑक्सीजन होगा। अगर हम इसको बर्न करते हैं, बर्निंग करते हैं कोक को, तो कोक कैसे ऑक्सीडाइज होकर बर्न करेगा और बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, अगर हम बर्निंग करते हैं। इसी टाइप से बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं, जैसे ओरिजिनली हम मान लीजिए HCl लिए हैं और HCl के बाद यहाँ NaOH लिए हैं, अभी आपको पहले ही बताया हूँ। तो ये देखिए HCl और NaOH क्या करेंगे, यहाँ से Na और HCl ये आपस में निकल लेंगे और हाइड्रोजन और OH ये अलग से निकल लेंगे और देखिए ये प्रोडक्ट बनाएंगे NaCl प्लस क्या निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो ये जो NaCl ये साल्ट बना हुआ है और ये क्या बना हुआ है, वाटर बना हुआ है। तो यहाँ पे एसिड और बेस, जब एसिड बेस रिएक्ट किए साल्ट और वाटर बनाए हैं, तो साल्ट और वाटर देखिए ये ओरिजिनल सब्सटेंस है और ये न्यू सब्सटेंस बने हैं, इसलिए ये जो ओरिजिनल सब्सटेंस ये क्या कहलाते हैं, ये सब रिएक्टेंट कहलाते हैं। और ये जो नए सब्सटेंस बने हैं उनको क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये ओरिजिनल सब्सटेंस रिएक्टेंट कहलाते हैं और ऐसे जो न्यू सब्सटेंस बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब आइए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जो केमिकल रिएक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। और क्यों इसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहला है बर्निंग ऑफ, सबसे पहले बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ध्यान दीजिएगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हम सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की बात कर रहे हैं। आखिर ये तो केमिकल चेंजेज है और इसको डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ। एक्चुअली इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, NCERT में दिया है ये, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको सैंड से साफ करना पड़ता है, ठीक है। सैंड पेपर से क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करते हैं, ऐसा क्यों, क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, क्यों, क्वेश्चन ये होता है व्हाई। चलिए क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ और लिखने में टाइम लगेगा। हमने कहा व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसके पहले उसको हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से साफ करते हैं, ऐसा क्यों। देखिए इसका आंसर साफ है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमारा क्या होता है, पहले जैसे मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम पड़ा रहता है और ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में कभी आता है, खुल जाता है किसी तरीके से और एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज होकर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। कुछ किताबें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले देती हैं, कुछ किताबें मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख देती हैं, तो जो भी होगा आप देख लीजिएगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब रही बात इस पे, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन गया है, ये लेयर, पहले तो ये मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन जाता है मतलब ये चारों ओर से घिर जाता है, तो इस पे जो भी इम्प्योरिटी आ जाती है वो इम्प्योरिटी इसको बर्निंग होने से रोकती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर का यूज करते हैं यहाँ पे, और सैंड पेपर से इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है, रबिंग करते हैं। और रबिंग करने से क्या होता है, ये धीरे धीरे जब वहाँ से छूट जाता है, यहाँ से जब हम इसको रब करते हैं, धीरे धीरे रगड़ते हैं, इसको हटाते हैं, तो फिर से वो मैग्नीशियम पूरा अपने प्योर फॉर्म में आ जाता है। और जब फिर इसको जलाते हैं हम ऑक्सीजन और बर्निंग करते हैं, तब ये जाके जल के हमको वाइट ऐश देता है, वाइट ऐश देता है और ये जलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों कर देता हूँ, उसका आंसर होता है मैग्नीशियम जब एक्सपोज होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है और जिसको हम सैंड पेपर से पहले क्लीन कर देते हैं, तब उसको जलाते हैं, तब वो जाके जलता है और वाइट ऐश प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस टाइप से उसका आंसर होगा और मैंने आपको बता दिया इसका ये होगा आंसर। व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिमेन एक्सपोज टू द मॉइस्ट air, a white layer of magnesium oxide is formed, okay, on its surface. This hindered the burning of magnesium, so it is cleaned with the sandpaper and after this it is burned. तब इसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं और फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है फिर से बनता है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये मैग्नीशियम होता है, पहले ऑक्सीजन इससे कांटेक्ट करता है, लास्ट में 2 MgO बनाता है, ठीक है ना,
और ये जाके क्या होगा, MgO जो बनता है ये वाइट ऐश होती है, ये वाइट ऐश होती है जब इसको हम बर्निंग करते हैं, जलाते हैं, तब बर्न करने पे होता है। लेकिन पहले ही एक्सपोज होने के बाद MgO की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर ऊपर बन जाती है, उसको पहले क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए ये रिएक्टेंट होते हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक, इस टाइप से बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का मैंने पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दिया। दूसरे रिएक्शन की मैं बात करता हूँ। दूसरी रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। देखिए ये लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, प्लस ये पोटेशियम आयोडाइड है। जब भी लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो एक नया सबस्टेंस बनता है। देखिए क्या बनता है, इसको हम बैलेंस कर दे रहे हैं। लेड आयोडीन से कंबाइन कर लेता है और जो बचा रहेगा वो अपने आपस में कंबाइन कर लेंगे। कैटायन है ये, इसलिए पहले लिखा जाएगा ये, और ये भी कैटायन है, पहले लिखा जाएगा। तो क्या बनेगा, Pb, और लेड की वैलेंसी कितनी होती है, 2, इसलिए आयोडीन को 2 लिया गया और ये लेड आयोडीन PbI2 लेड आयोडाइड बना लेता है। प्लस यहाँ से 2KNO3 निकल जाते हैं, 2KNO3 निकल जाते हैं। और ये जो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है, ये सिंबल प्रेसिपिटेट का देखिए, ठीक है, ये लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। कैसा प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। और ये क्या है, लेड, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये पूरा प्रोडक्ट बना है। और रही बात, ये दोनों के दोनों कलरलेस है। ठीक है, दोनों कलरलेस होते हैं, तो कलरलेस ये भी है, कलरलेस ये भी है, दोनों से येलो कलर का लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है और ये पोटेशियम नाइट्रेट भी निकल जाता है, वो भी कलरलेस होता है। ठीक है, इस टाइप से एक रिएक्शन ये भी हो गया इंपॉर्टेंट। अगला मैं अगर रिएक्शन की बात करता हूँ, तीसरा रिएक्शन, तो देखिए तीसरा भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है, अगर मैं जिंक ग्रेन्यूल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रखूँगा, डाइल्यूट H2SO4 में, तो देखिए जिंक ग्रेन्यूल डाइल्यूट H2SO4 में जब रिएक्ट करेगा तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सो इट विल लिबरेट द हाइड्रोजन गैस, और ये डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को और अपने बना लेगा क्या, जिंक सल्फेट बन जाएगा ये, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, निकल जाएगी यहाँ से। तो इस रिएक्शन को भी हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कैसे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, कैसे हम जानेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। अगर हम एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं और इस कोनिकल फ्लास्क में क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक पाइप लगा दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, हम जिंक ग्रेन्यूल यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल से इसको भरे हुए हैं। अब इसमें हमने H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 रखा हुआ है, इसमें ये डाइल्यूट H2SO4 है। अगर मान लेते हैं और इसको हम सील्ड कर दिए हैं कार्क से, ठीक है, इसको हम क्या कर दिए हैं, सील्ड कर दिए हैं। और यहाँ पे ये चूँकि खुला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसे खुला हुआ है ये, और यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा डाइल्यूट H2SO4 में, जब जिंक ग्रेन्यूल जाएगा और रिएक्ट करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस ऐसे निकलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलती रहेगी। हमको कैसे पता चलेगा, हम अगर मैच स्टिक मतलब माचिस लगा दें यहाँ पे, अगर आग जलाएं तो ये क्या करेगी, यहाँ पे दहकने लगेगी और यहाँ पे क्या होगा, आग जलने लगेगा, बर्निंग होने लगेगा। ठीक है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करने लगता है, बर्न कर लगा। ये कोनिकल फ्लास्क है। ठीक है, ये कोनिकल फ्लास्क है। और ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल है, ये जिंक ग्रेन्यूल है। और ये क्या है, डाइल्यूट H2SO4 लिया गया है। ठीक है, डाइल्यूट और कंसनट्रेट दोनों के साथ जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को उसको लिबरेट कर देता है, इसकी ये खासियत है। ठीक, दूसरी बात क्या है, यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है इस पाइप के थ्रू, तो उसके बाद यहाँ पे हम जलाते हैं और यहाँ पे आग जलने लगती है। तो एक तो ये है जिंक डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन। ये भी रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंजेस को दर्शाता है, मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, अगले अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूँ तो ये रिएक्शन जिंक के साथ किसका, डाइल्यूट HCl का भी हो सकता है, डाइल्यूट HCl का भी हो सकता है। तो भी क्या बनेगा, जिंक Cl2 बनेगा और क्या निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा यहाँ से भी। तो ये भी रिएक्शन हमारा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से इतने सारे रिएक्शन मैंने आपको बताया जो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सारे के सारे रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक यार STIC, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी कैरेक्टर होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी आपको मैंने बताया है प्रेसिपिटेट, PITATE। ठीक है,
अभी आपको मैंने बताया है येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। एग्जाम्पल में हम चल रहे हैं सीधे, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो इसको हम बोलेंगे द केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसमें हमने आपको पहले ही बताया पहला रिएक्शन कि लेड नाइट्रेट का, अभी आपने पीछे ही देखा है, जब हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा लेड आयोडाइड बनता है, और लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है 2KNO3 यहाँ से निकल जाता है, और ये कैसा बनता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना। आपको मैंने अभी बताया है, मैं दूसरे से लिख दे रहा हूँ, येलो कलर का ये सिंबल है किसका, प्रेसिपिटेट का, येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। इस टाइप से हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। इसी टाइप से लेड के साथ साथ अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ बात करता हूँ, या सिल्वर नाइट्रेट से पहले हम लेड नाइट्रेट एक और एग्जांपल बात कर ले रहा हूँ यहाँ पे लेड नाइट्रेट का। अगर मैं लेड नाइट्रेट का रिएक्शन PbNO3 होल ट्वाइस, अगर मैं इसी लेड नाइट्रेट का रिएक्शन किससे कराता हूँ, NaCl से, 2 मॉलिक्यूल, जिसे यहाँ पोटेशियम आयोडाइड हम 2 मॉलिक्यूल NaCl से कराएं, तो देखिए यहाँ पे PbCl2 बनेगा, लेड यहाँ से निकलेगा, यहाँ Cl, और यहाँ से मैं घेर दे रहा हूँ आपको ज़्यादा आसान रहेगा, 2KNO3 ऐसे निकल जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से 2NaNO3 निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से लेड Cl2 PbCl2 निकलेगा, और यहाँ से 2NaNO3 निकल जाएगा, 2NaNO3, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट और लेड क्लोराइड का ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा, यहाँ जब ये आयोडाइड बना था तो देखिए लेड ने आयोडीन के साथ येलो बनाया, लेकिन क्लोरीन के साथ ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, देखिए ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, याद रखिएगा वाइट प्रेसिपिटेट। तीसरा, अगर मैं लेड के स्थान पे सिल्वर नाइट्रेट ले लेता हूँ AgNO3, ध्यान दीजिएगा, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर मैं NaCl से कराता हूँ तो देखिए क्या बनेगा, AgCl बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, AgCl। फिर से यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं NaNO3 की बात करूँ तो ये निकल जाएंगे, और AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे, फिर से AgCl का कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और फिर से यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा AgCl, यहाँ से निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये AgCl यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हम BaCl2 लेते हैं, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन हम किससे करते हैं, अगर मैं बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराऊँ Na2SO4 से, ध्यान दीजिए क्या निकलेगा यहाँ पे, देखिए फिर से ये सोडियम इसके साथ कंबाइन करके निकल जाएगा, और बैरियम सल्फेट से के साथ कंबाइन करके निकलेगा, और बनेगा BaSO4 प्लस क्या निकलेगा यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा। और याद रखिए बैरियम सल्फेट का भी प्रेसिपिटेट जो बनेगा ये वाइट कलर का होगा, कैसा होगा, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से 4 रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे इमीडिएटली बताया। एक और मैं रिएक्शन आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, हाँ अभी इसमें आ गया। तो अब 5वां रिएक्शन मैं आपको कॉपर सल्फेट का बताता हूँ, CuSO4। अगर मैं कॉपर सल्फेट को 2NaOH के साथ रिएक्शन कराऊँ, 2NaOH के साथ, तो देखिए ये क्या बनाएगा, यहाँ पे Na और सल्फेट के साथ निकल जाएगा, यहाँ पे मतलब 2NaSO4 यहाँ से निकलेंगे, तो बनाएंगे यहाँ पे देखिए क्या Na2SO4 बनेगा, यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, और ये जो CuOH का होल ट्वाइस है ये ब्लू प्रेसिपिटेट, पेल ब्लू कलर का, हल्का ब्लू प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनाएगा। PPT लिखने से अच्छा है हम तीर लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बन गया है। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके सारे रिएक्शन में सारे प्रेसिपिटेट में बता दिया आपको, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट था उसी टाइप से होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो हम दूसरा कैरेक्टर की बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करेंगे, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ। अब रही बात इवोल्यूशन ऑफ गैस में, तो देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, सम केमिकल रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं इसको सीधे, आर accompanied बाई सम केमिकल रिएक्शंस, ये ज़्यादा सही है, आर accompanied बाई इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है।
कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व करते हैं, उससे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता चलता हो केमिकल रिएक्शन है। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जिंक को जब भी हम डालते हैं किसमें, जिंक ग्रेन्यूल को डाइल्यूट HCl में, ठीक है, तो ये तुरंत निकालता है ZnCl2 बनाएगा। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे डाइल्यूट 2HCl जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक, दूसरा रिएक्शन, अगर मैं इसी जिंक को कंसनट्रेटेड से बात करूँ तब भी वही रिएक्शन होगा, याद रखिएगा। 2HCl कंसनट्रेट से कराएंगे तब भी ZnCl2 हाइड्रोजन गैस ही निकालेगा। ठीक, तीसरा, अगर मैं इसी जिंक का रिएक्शन कराता हूँ डाइल्यूट H2SO4 से, तब ये बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, तब भी निकालेगा। तो देखिए, गैस का सिंबल ऊपर तीर और प्रेसिपिटेट का सिंबल नीचे तीर, तो इसलिए ऊपर तीर का मतलब है क्या, गैस निकल रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी जिंक का रिएक्शन किससे कराता हूँ, कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराता हूँ, तब देखिए क्या निकलेगा। अगर मैं जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट के स्थान पे क्या लिख ले रहा हूँ, कंसनट्रेटेड H2SO4, तब देखिए प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, प्रोडक्ट जिंक सल्फेट तो बनेगा ही, तो यहाँ से क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। लेकिन हाँ, कंसनट्रेटेड H2SO4 से जब कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा। दूसरी बात, यहाँ पे निकलेगा ये H2O, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 में 2 मॉलिक्यूल होंगे, और 2 मॉलिक्यूल से अभी देखिए एक जिंक एक सल्फेट के साथ बना लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो अब जब जो निकलेगा प्रोडक्ट, वो देखिए क्या निकलेगा, ये H2O निकलेगा, ये क्या निकलेगा, H2O निकालेगा। ठीक है ना, अगर ये H2O निकलेगा, कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे अभी बैलेंस करते हैं। दूसरा, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 4 8, यहाँ 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने, 4 2 6 2 8, ठीक है, तो 2 से बैलेंस करेंगे। तो जिंक प्लस 2 मॉलिक्यूल आप कंसनट्रेटेड H2O अगर लेते हैं, कंसनट्रेटेड H2O अगर लेते हैं 2 मॉलिक्यूल, तो जिंक सल्फेट तो बनेगा ही, और 2 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, वाटर के बनेंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो याद रखिएगा, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का इसका जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसी टाइप से जिंक के बाद हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, कि चलिए कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। जहाँ पे ये मार्बल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बताते हैं अभी आगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये आपको हमने बता दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब ये 5 रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में जो आपको रिएक्शन बताऊंगा वो कॉपर के रिएक्शन बताऊंगा, किसके किसके साथ बताऊंगा वो भी। एक और है रिएक्शन इसी में 6 बार हम बता दे रहे हैं, जो जिंक का रिएक्शन है कंसनट्रेटेड। अगर मैं मान लीजिए जिंक को हम 60% नाइट्रिक एसिड साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनेगा, लेकिन वो पूरी नाइट्रिक एसिड की सीरीज अलग चलेगी, मैं बाद में बताता हूँ उसको, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो अभी देख लीजिए, आपने इतने रिएक्शन देखा, कितने में गैस निकलती है। अब अगला रिएक्शन मैं जिंक का कराता हूँ, किससे, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो आपने देखा सिंपली से, चाहे डाइल्यूट हो चाहे HCl, हाइड्रोजन गैस निकालता है। लेकिन जब वही जिंक डाइल्यूट H2SO4 से किया है तो हाइड्रोजन गैस निकाला, लेकिन कंसनट्रेटेड के सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाला है। लेकिन वही जिंक नाइट्रिक एसिड के डिफरेंट कंसनट्रेशन के साथ क्या क्या करता है देखते हैं। तो अब आते हैं जिंक का रिएक्शन, 5 तो उधर कर दिए, ठीक है, जो भी 5 रिएक्शन थे, 6 नंबर का रिएक्शन अब हम कर रहे हैं। अगर मैं जिंक का रिएक्शन किससे करता हूँ, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करता हूँ HNO3, लेकिन इसका परसेंटेज भी बता दे रहा हूँ आपको कितना हुआ है, 60% है। अगर मैं 60% नाइट्रिक एसिड से करता हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं पहले ही बैलेंस कर दे रहा हूँ, कंसनट्रेटेड है ये, 10 मॉलिक्यूल आप HNO3 से बैलेंस कर रहा हूँ। तो जिंक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएगा तो यहाँ बनेगा जिंक नाइट्रेट बनता है, ZnNO3 का होल ट्वाइस बनता है। दूसरी बात, इसमें जो गैस निकलेगी वो 2NO2 गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और लास्ट में इसमें 2 H2O निकल जाते हैं। देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। चलो हम ये चेक कर ले रहे हैं, एक जिंक इधर है, एक जिंक इधर है, ठीक है, 10 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने हैं, 4, कितने हाइड्रोजन है इधर, 4, ठीक है। अभी इसमें कुछ गड़बड़ है,
हाँ नहीं सॉरी, ये 10 नहीं, ये 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, ये 2 4 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं 3 4 12 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं 3 6 6 4 10 2 12 है, ठीक है। देखिए बैलेंस रिएक्शन, ठीक। अब अगर मैं अगला रिएक्शन करता हूँ इसी जिंक का, तो जिंक किसके साथ रिएक्शन करेगा, जिंक जो रिएक्शन करेगा वो कंसनट्रेटेड ही रहेगा, ठीक है, कंसनट्रेटेड ही सब चलेंगे। लेकिन अब HNO3 का कंसनट्रेशन चेंज होता जाएगा, HNO3। अब अभी हमने 60% से किया था, लेकिन अब की बार जो रिएक्शन करेंगे वो 30% से करेंगे। तो सीधे 60 से हम कितना कर दिए हैं 30% रिएक्शन इसको दिखा रहे हैं। अगर मैं 30% करूँगा तो देखिए ये कंसनट्रेशन जितना घटा है ये उतना इसकी अमाउंट बढ़ गया है, तो ये 8HNO3 हो जाएगा। और जो गैस निकलेगी उसमें से निकलेगा क्या, जिंक नाइट्रेट निकलेगा, 3 मालिक्यूल ऑफ जिंक नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे जिंक नाइट्रेट निकलेगा। उसके अलावा 2 मालिक्यूल ऑफ NO निकलेंगे, NO गैस देखिए यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इसको बोलते हैं, याद रखिएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। प्लस यहाँ क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा। बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 लगा दे रहा हूँ मैं, और 3 जिंक हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पे कितना कर दें 4, तो 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, और 6 6 3 6 6 18 19 20 24 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या 8 24 ऑक्सीजन, 8 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे देखते हैं 3 6 हाँ 6 2 8 नाइट्रोजन। ये भी रिएक्शन देखिए बैलेंस है। ये 30% अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसी जिंक का रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, किससे फिर कंसंट्रेशन को घटा रहा हूँ, तो अगर मैं इसी जिंक का रिएक्शन कराता हूँ, जिंक का रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, अब मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बोलिए, चाहे वो डाइल्यूट होता चला जा रहा है धीरे धीरे सोल्यूशन, मुझे मेन इससे रिलेशन है कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन केवल कंपोजिशन। जैसे इन दोनों कंपेयर की बात करूँ तो ये कंसंट्रेट नहीं, इसके कंपेयर में डाइल्यूट है, लेकिन 20% के कंपेयर में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको कंसंट्रेटेड ही मान के चलिए कंसंट्रेटेड मान के चलते हैं, क्योंकि 3% वाले तो हम डाइल्यूट बोलेंगे, तो इसीलिए लास्ट में 3% का रिएक्शन कराएंगे। लेकिन उसके पहले सब कंसंट्रेटेड इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि 3% से सब ज़्यादा है कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो अगर मैं जिंक के मालिक्यूल का कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराता हूँ, HNO3 से रिएक्शन कराता हूँ, जिसका परसेंटेज मैं बता रहा हूँ आपको 20% रख रहा हूँ। कितना रख रहा हूँ 20%। तब देखिए बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हम 10 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 10 HNO3 से बैलेंस करेंगे और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो 4 मालिक्यूल ऑफ जिंक नाइट्रेट होगा, NO3 का होल ट्वाइस, 4 मालिक्यूल जिंक नाइट्रेट बनेंगे। और इसमें जो गैस निकलेगी ये कमाल की गैस है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस है, 5H2O, इसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं N2O। हाउसफुल मूवी देखे होंगे, उसी में देखिए इसका कमाल दिखाया गया है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखिए जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दिए हैं, तो ये सारा का सारा रिएक्शन यहाँ से बनता है। एक और है, अब 20% के बाद 10% पे चलते हैं। अब अगर हम जिंक का रिएक्शन 10% से कराते हैं तब क्या होगा, जिंक का रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटर लिख रहे हैं और कितने मालिक्यूल यहाँ 10 है, 8 10, यहाँ हम 12 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 मालिक्यूल अगर ले रहे हैं और यहाँ पे HNO3 ही ले रहे हैं, तो परसेंटेज ये कितना हो जाएगा, हमने पहले आपसे बोल दिया है 10%। तो 10% अगर मैं इसका कंसंट्रेशन ले रहा हूँ तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए प्रोडक्ट बनेगा, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं नाइट्रस एसिड, हम समझा दिए आपको। अब की बार प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा 5 मालिक्यूल ऑफ जिंक नाइट्रेट। देखिए सब में जिंक नाइट्रेट ही बन रहा है, याद रखिएगा, केवल गैस अलग अलग निकल रही है, जिंक नाइट्रेट प्लस अब N2O ना निकल के N2 गैस यहाँ से निकलेगी, N2 नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और यहाँ पे 6 मालिक्यूल ऑफ H2O हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या गैस निकली है इसमें। अगर हम जब 4 मालिक्यूल लिए हैं 8%, तो NO2 गैस निकली है। उसके बाद 30% जब लिए हैं 8 मालिक्यूल, तो इसमें हमने बोला नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकली है। जब हमने 20% लिया है 10, तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड निकली है, और 12 लिया है 10% वाला, तो देखिए नाइट्रोजन गैस निकली है। तो देखिए डिफरेंट गैस निकल रही हैं, इसलिए कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन छोटे से लेकर बड़े कंपटीशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन दे देगा और आपको पता ही नहीं रहेगा कौन सी गैस निकल रही है। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा ही सब बता दिया हूँ। अब रही बात जो 3% की बात कर रहे हैं, चूँकि उसमें गैस इवॉल्व नहीं होती है, इसलिए उस रिएक्शन को अलग से स्टार लगा के हम लिख दे रहे हैं।
क्योंकि ये सब कंसनट्रेटेड का बात हो गया। एक रिएक्शन है जो डाइल्यूट का है, ठीक है, लेकिन वो इवोल्यूशन ऑफ गैस में नहीं आएगा, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे डाइल्यूट वाले की बात कर रहा हूँ। अगर जिंक रिएक्ट करता है किससे, अगर जिंक का रिएक्शन होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से HNO3, डाइल्यूट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी परसेंटेज केवल 3% है, इसकी परसेंटेज केवल 3% है। अगर जिंक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएगा तब ये बनाएगा 4 मॉलिक्यूल बनाएगा, वो भी इसको भी हम 10 से ही बैलेंस करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे 10 मॉलिक्यूल डाइल्यूट HNO3 लेंगे, पहले डाइल्यूट लिख दे रहे हैं, फिर 10 जिंक प्लस डाइल्यूट और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 HNO3, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल HNO3 लिख रहे हैं, 3% ले रहे हैं इसको। उसके बाद हम जब इसको रिएक्शन कराते हैं 3%, तो ये 4 मॉलिक्यूल क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट बनाता है। उसके बाद इसमें क्या करता है, अमोनियम नाइट्रेट निकलता है, और लास्ट में इसमें क्या निकलता है, वाटर निकल जाता है, वो भी 3 मॉलिक्यूल। और इसको रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि वहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लगा दिए। अब देखिए 10 नाइट्रोजन, यहाँ कितने नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन, यहाँ तो मतलब डबल है, तो और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है, तो 2 × 4 कितना 8 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन, ये 10 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 10 हाइड्रोजन है, यहाँ देखते हैं कितने हाइड्रोजन, 3 × 6 हाइड्रोजन, 6 × 4 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं 10 × 3 हो जाएगा 10 × 3 30 ऑक्सीजन। यहाँ देखते हैं 3 × 6 चूँकि 24, 25, 26, 27, 3 30, तो ये देखिए बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई गैस नहीं निकली है, ठीक है, तो डाइल्यूट वाले से जिंक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कभी गैस नहीं निकालता है, इसलिए इवोल्यूशन ऑफ गैस में इसको नहीं लेंगे, हालांकि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में आएगा, ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब लास्ट में एक रिएक्शन की बात करते हैं कापर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कापर जनरली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कापर जो होता है डाइल्यूट या नाइट्रिक एसिड के साथ सीधे बोल सकते हैं कि कापर 4 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ, कापर नाइट्रेट तो बनेगा ही, प्लस 2NO2 गैस यहाँ से निकलेगा, देखिए 2NO2 गैस निकलेगा, प्लस 2H2O निकलेगा, और ये गैस क्या है, ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है, ब्राउन फिल्म है। और ये जो नाइट्रेट कापर का बना है ये ब्लू कलर का है, ये कैसा है, ब्लू कलर का है, ठीक है, तो ये ब्लू कलर का बना हुआ है, डीप ब्लू कलर का है, ये पूरा डीप ब्लू कलर का है। और ये जो गैस निकली है 2NO2 ये ब्राउन फ्यूम है, ब्राउन भूरी गैस निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोगों ने अभी तो कैरेक्टरिस्टिक 2 ही पढ़ा है, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे एक अलग वीडियो में, ठीक है ना। सो जिसमें चेंज इन द कलर है, उसके बाद चेंज इन द स्टेट है, और हम पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।